तो रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन दोनों का कंपैरिजन करते करते हम लोग चल रहे हैं। उसी तरह से इनर्शिया, यहाँ पर हमने भले ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है, बट इनर्शिया क्या चीज है ये ऑलरेडी ट्रांसलेशनल मोशन में हम लोग जान चुके हैं कि क्या होता है। व्हाट इज इनर्शिया? व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच व्हाट हैपेंस, 9 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं इसको, ड्यू टू विच व्हाट हैपेंस, द ऑब्जेक्ट tends to resist any change, tends to resist any change in its state of motion। ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन में होने वाले किसी भी चेंज को वो बॉडी अपोज करने की कोशिश करता है। ठीक है, टेंड्स का मतलब है कि अपोज करने की कोशिश करता है। वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट द बॉडी टेंड्स टू रेजिस्ट, अपोज करने की कोशिश करेगा किस में, एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, अपने स्टेट ऑफ मोशन में होने वाले किसी भी चेंज को अपोज करने की कोशिश करेगा। मतलब स्टेट ऑफ मोशन का मीनिंग क्या होता है? स्टेट ऑफ मोशन का मतलब है कि बॉडी रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। तो रेस्ट में है तो हम कैसे बोलेंगे? अभी तो लिखा है स्टेट ऑफ मोशन, तो रेस्ट को स्टेट ऑफ मोशन क्यों बोल दिया? क्योंकि रेस्ट का मतलब है बॉडी इज मूविंग विद जीरो वेलोसिटी। ठीक है, रेस्ट को अगर हम जबरदस्ती मोशन के टर्म्स में कहना चाहें तो हम क्या बोलेंगे? रेस्ट का मतलब हुआ बॉडी इज मूविंग विद जीरो वेलोसिटी। और मोशन का मतलब क्या हुआ? मोशन में यानी कि बॉडी की कुछ वेलोसिटी पहले से है। ठीक, तो स्टेट ऑफ मोशन का मतलब हुआ कि बॉडी अगर जीरो वेलोसिटी में है तो वो अपने उस स्टेट को, जिस भी स्टेट में, उसको मेंटेन रखना चाहता है। अगर जीरो वेलोसिटी से चल रहा है, नहीं रुका हुआ है, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। और अगर चल रहा है तो वो चलते ही रहना चाहता है। अब चलते ही रहना चाहता है मतलब उसमें वेलोसिटी में होने वाले चेंज को अपोज करेगा। बस यहाँ वेलोसिटी में क्या होगा? वेलोसिटी में दो बातें होती हैं, डायरेक्शन और स्पीड। तो डायरेक्शन में अगर चेंज करना चाहोगे तो भी अपोज करेगा, स्पीड में चेंज करना चाहोगे तो भी अपोज करेगा। यानी जिस स्टेट में है वो ऑब्जेक्ट, मोशन के जिस स्टेट में है, वो उसमें होने वाले किसी भी चेंज को अपोज करना चाहता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, ये जो स्टेट ऑफ मोशन लिखा हुआ है, यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज हमें और इंसर्ट करनी पड़ेगी कि ये जो बात कही गई है ये ट्रांसलेशनल मोशन के लिए कही गई है। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन, पहले हमने सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन ही पढ़ा था, रोटेशनल तो पढ़ा ही नहीं था, इसलिए हमने कह दिया स्टेट ऑफ मोशन। तो हमें ट्रांसलेशनल या रोटेशनल कहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बट अब हम रोटेशनल भी पढ़ रहे हैं तो हमें स्पेसिफाई कर देना चाहिए कि ये जो प्रॉपर्टी है इनर्शिया जिसको हमने कहा है, ये ट्रांसलेशनल मोशन के लिए कहा गया है। ठीक है, ऐसा इसलिए कि रोटेशनल मोशन में भी इनर्शिया के एनालॉगस एक क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो हमारा आज का टॉपिक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इनर्शिया में क्या डिफरेंस है? दो तरह से हम इसको समझ सकते हैं। एक तो मैथमेटिकल तरीका है, जैसे हमने पिछले क्लास में भी किया था कि मोमेंट ऑफ फोर्स अगर हमने कहा, ठीक है, तो मतलब फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब है रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। फिर हमने और एक चीज पढ़ा, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा। तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या हुआ? लीनियर मोमेंटम का रोटेशनल इफेक्ट। ठीक है, लीनियर मोमेंटम का रोटेशनल इफेक्ट। अब हम बोल दे रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि इनर्शिया का रोटेशनल इफेक्ट हो जाएगा। अगर उसी एनालॉगस सिचुएशन को हम लोग और एक्सटेंड करते जाएं और इनर्शिया का मोमेंट कहें तो मतलब हो जाएगा कि जैसे फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट कहा तो मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क, लीनियर मोमेंटम का मोमेंट कहा यानी लीनियर मोमेंटम का रोटेशनल इफेक्ट यानी कि एंगुलर मोमेंटम। ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा यानी कि इनर्शिया का रोटेशनल इफेक्ट। ठीक है, इनर्शिया का रोटेशनल इफेक्ट। ठीक है, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ इनर्शिया। तो यही क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम कैपिटल आई सिंबल यूज करते हैं। तो एक तो ये तरीका है समझने का।
दूसरा तरीका यह है कि जैसे रोटेशनल ट्रांसलेशनल मोशन में हमने कहा कि ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन रखना चाहता है, इट टेंड्स टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। बस यहाँ पर हमें क्या बोल देना है, अब हम मोशन का टाइप पढ़ रहे हैं रोटेशनल, तो हम क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब है द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू रेजिस्ट, सब कुछ वैसे ही दिखाई दे रहा है, टेंड्स टू रेजिस्ट इट्स स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है, वहां बोला कि हमने स्टेट ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, यहां हम कहेंगे स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन का जो स्टेट है उसको मेंटेन रखना चाहता है, यानी कि बॉडी या तो रेस्ट में होगा या रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, या रोटेशनल मोशन में होगा, ऐसा बोल देते हैं, या तो रेस्ट में होगा या रोटेशनल मोशन में होगा। तो रेस्ट यहाँ जो बोला गया है वो किस तरह का रेस्ट, रोटेशनल रेस्ट, यानी कि बॉडी रोटेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर बॉडी रोटेट नहीं हो रहा है तो वो रोटेट नहीं होना चाहेगा, और अगर रोटेट हो रहा है तो रोटेट होते रहना चाहेगा। बिल्कुल वैसे ही है, रेस्ट में था तो रेस्ट में रहना चाहता है, चल रहा है तो चलते ही रहना चाहता है। तो सेम चीज यहाँ पर भी है, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और रोटेशनल मोशन में है तो उसमें फिर जैसे वहां हमने पढ़ा था डायरेक्शन और स्पीड, वैसे यहाँ पर हो जाएगा। रोटेशनल मोशन में डायरेक्शन, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा रोटेशन का। अब ये अलग बात है कि रोटेशन में दो ही डायरेक्शंस पॉसिबल होते हैं। ठीक है, कौन कौन से डायरेक्शन पॉसिबल होते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ओनली टू डायरेक्शंस आर पॉसिबल इन द केस ऑफ रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल में कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, कौन सी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ओनली टू पॉसिबिलिटीज। और स्पीड की अगर बात करें तो यहाँ जो स्पीड होगी वो कौन सी स्पीड होगी, यहाँ रोटेशन है तो यहाँ जो स्पीड होती है वो एंगुलर स्पीड कहलाती है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, यानी कि बॉडी जिस सेंस में रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो वो उसी सेंस में रोटेट होते रहना चाहता है। यानी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो क्लॉकवाइज ही रोटेट होना चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट होना चाहेगा। स्पीड, एंगुलर स्पीड में अगर चेंज करना चाहो तो उसको भी अपोज करेगा, यानी कि स्पीड बढ़ाना चाहो रोटेशन की तो उसको भी अपोज करता है। इसका सबसे इजी एग्जांपल हमें अपने घर में देखने को मिलता है, सीलिंग फैन में देख सकते हैं, सीलिंग फैन या टेबल फैन हो उसमें भी दिखेगा। तो सीलिंग फैन को जब हम स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करने पर क्या देखते हैं कि शुरू में फैन धीरे धीरे घूमता है, वो घूमना नहीं चाहता, क्यों, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे स्पीड पकड़ लेता है तो फिर अब तुम स्विच ऑफ भी कर दो तो भी वो घूमते रहेगा। क्यों, अब तो हम नहीं घुमाना चाह रहे उसे, हमने स्विच ऑफ कर दिया है, बट क्योंकि अभी उसका स्टेट ऑफ मोशन बदल चुका है, वो रोटेट हो रहा है तो रोटेट होते रहना चाहता है, और रुका हुआ था तो वो रुके रहना चाहता है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे ही तुमको देखने मिलेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से रोटेशनल मोशन का स्टेट मेंटेन रखता है ऑब्जेक्ट, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें कोई चेंज करना है, रोटेशनल मोशन के स्टेट में कोई चेंज करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा। अब ये कैसे सोचोगे, ट्रांसलेशनल मोशन से कंपेयर कर लो। ट्रांसलेशनल मोशन में फिर से हम उसी बात को रिपीट कर रहे हैं, स्टेट ऑफ मोशन का क्या मतलब था, स्टेट ऑफ मोशन इन ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन ट्रांसलेशनल मोशन में मतलब था वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी में दो बातें थी, कौन सी दो बातें, डायरेक्शन एंड स्पीड, डायरेक्शन एंड स्पीड। तो अगर तुम्हें किसी ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशनल मोशन का डायरेक्शन या स्पीड में से कुछ भी चेंज करना हो, मान लो एक ही क्वांटिटी चेंज करनी है या दोनों चेंज करनी है, तो चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए, चेंज करने के लिए हमें चाहिए फोर्स हमें चाहिए। और जब हम फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करता है, और जो रेजिस्ट करने वाली प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं इनर्शिया। समझ में आई बात, इनर्शिया कहते हैं। तो कैसे इनर्शिया का मेजरमेंट होता है, ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, उससे उसका एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन मतलब डायरेक्शन या स्पीड ऑफ वेलोसिटी चेंज होता है, तो वो एक्सेलरेशन जो है वो
फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो क्या आ जाता है, मास। यानी कि जो मास है वही मेजर ऑफ इनर्शिया है। जितना ज्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट का उतना ही ज्यादा उसका इनर्शिया होगा। समझ में आई बात? तो सिमिलर डिस्कशन यहाँ भी कर सकते हैं। रोटेशनल मोशन के केस में स्टेट ऑफ मोशन का क्या मतलब है? रोटेशनल मोशन के केस में स्टेट ऑफ मोशन का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी। ओके, एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी में दो बातें हैं। कौन सी दो बातें? एक तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन और दूसरा एंगुलर स्पीड। तो इनमें से किसी भी एक को अगर तुम्हें चेंज करना है तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन में चेंज करने के लिए फोर्स नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए टॉर्क। ठीक है, टॉर्क चाहिए। तो टॉर्क तुमने अप्लाई किया, टॉर्क अप्लाई करने से स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन में चेंज हुआ, यानी कि या तो डायरेक्शन बदला होगा या एंगुलर स्पीड बदली होगी। दोनों में से कुछ भी बदल गया, मतलब एंगुलर वेलोसिटी बदल गई। और एंगुलर वेलोसिटी में अगर चेंज हुआ डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, तो ये कहलाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जैसे फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन मिलता था ट्रांसलेशनल मोशन में, उसी तरह से टॉर्क लगाने से क्या हुआ? स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ, यानी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुआ। एंगुलर वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है कि हमें एंगुलर एक्सेलरेशन मिला। तो यहाँ पर भी सिमिलरिटी दिख रही है। जैसे F इक्वल टू एम ए होता है, या कह लो कि F प्रोपोर्शनल टू ए होता है, वैसे ही टॉर्क प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो अगर सिंबल्स में लिखें तो टाउ प्रोपोर्शनल टू अल्फा। ठीक है, टाउ प्रोपोर्शनल टू अल्फा। अभी प्रोपोर्शनलिटी सिंबल और अल्फा एक जैसे दिख रहा है, बट ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल है और ये अल्फा है। ठीक है, तो जैसे F प्रोपोर्शनल टू A में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है मास, जो कि इनर्शिया का मेजर है। सिमिलरली इधर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये ऑब्जेक्ट के रोटेशनल स्टेट में किए जाने वाले चेंज को अपोज करने वाली प्रॉपर्टी है। यानी जैसे वहां F इक्वल टू एम ए होता है, वैसे यहाँ पे टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है। यहाँ पर I जो है वो क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज व्हाट? जैसे वहां था मास, मेजर ऑफ इनर्शिया, वैसे ही यहाँ पर टाउ क्या होगा? ये होगा मेजर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मेजर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? तो या तो इस रिलेशन को F इक्वल टू एम ए से कंपेयर करके हम समझ लें, नहीं तो इसको डिराइव भी किया जा सकता है। ठीक है, टाउ इक्वल टू आई अल्फा को। तो पहले हम I को यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसके बाद में हम इस रिलेशन को डिराइव करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे? कर ही लेंगे। जब कोशिश करेंगे तो काम भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हमने जो भी अभी डिस्कशन किया है, ये पूरा थ्योरेटिकल डिस्कशन है। ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिस इज ऑल थ्योरेटिकल डिस्कशन। ठीक है, अब हम इसको मैथमेटिकली समझते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसको समझने के लिए एक आसान सा थॉट एक्सपेरिमेंट अभी हम कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग रूम में बैठे हैं, अभी वो चीज नहीं कर सकते, बट इसको आराम से किया जा सकता है घर में भी। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? एक रस्सी लो, ये एक रस्सी लिया और इस रस्सी के एक एंड पर हमने एक पत्थर बांध दिया। ठीक है, ये पत्थर को हमने रस्सी में बांध दिया। ठीक, ये है क्या? स्टोन। और ये क्या? रस्सी, यानी कि रोप। ठीक, ऐसे बांध दिया। अब इस एंड पर जो फ्री एंड है, जिधर पत्थर नहीं बांधा हुआ है, उधर पकड़कर अगर हम इस पत्थर को अगर हॉरिजॉन्टली इसको घुमाएं, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाएं, तो क्या होगा? जिस एंड पर तुमने पकड़ा हुआ है वो एंड तो फिक्स हो गया, मान लो ये ओ एंड है, और रस्सी ऐसे सीधी हो गई और ये पत्थर यहाँ पे बांधा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको अगर घुमाएंगे हॉरिजॉन्टल सर्कल में, तो ये रस्सी तो सीधी हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी, और पत्थर हमारा ऐसे सर्कुलर पाथ में इस तरह से रोटेट होगा। ठीक है, ये हमारा पत्थर इस पॉइंट को, ओ पॉइंट को सेंटर मानकर रोटेट कर रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में। ठीक है, कुछ ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट हो रहा है। और ओ पॉइंट से अगर हम एक वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ करें, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल था, इसमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, तो ये जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है, ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, यहां तक बात समझ गए होगे आराम से। एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों ओर ये मान लो m मास का पत्थर है, ये रोटेट हो रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक, अगर टॉप व्यू देखोगे तो तुम्हें क्या दिखाई देगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाई देगा। मतलब पत्थर यहाँ पर है अभी इस जगह पे,
थोड़ी देर बाद यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो ऐसे ये पत्थर हमारा रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्टोन अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे लिखा जाएगा? तो इसको ऐसे लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शॉर्ट में MI लिख देते हैं, यहाँ मिशन इम्पॉसिबल नहीं है MI, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्टोन ऑफ mass m about the axis of rotation, about the axis of rotation passing through which point? axis of rotation कहाँ से पास हो रहा है? passing through point O, O पॉइंट से जो axis of rotation पास हो रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैथमेटिकली लिखें तो क्या होगा? वो होगा m इंटू एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है मान लो r, ये r डिस्टेंस है, यानी कि जो सर्कुलर पाथ था पत्थर का उसका रेडियस, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? mr स्क्वायर, ठीक है, mr स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मैथमेटिकली, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पर इतना लंबा स्टेटमेंट लिखने की क्या जरूरत थी, सीधा MI इक्वल टू mr स्क्वायर लिख देते। ये सब हमने क्यों लिखा है, देखो ध्यान से समझना है इस बात को। यहाँ पर ये वाली बात जो लिखी हुई है, ये अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू पॉइंट O, ठीक है, ये इसलिए लिखा है कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो गया तो क्या होगा? मान लो कि हमने पत्थर को यहाँ इस एंड पे पकड़ने की बजाय यहाँ बीच में पकड़ा, ठीक है, r/2 लेंथ पर पकड़ा, r/2 लेंथ पे अगर पकड़ा तो क्या हो जाएगा? ये r चेंज हो जाएगा, और अगर ये r चेंज हो गया तो I की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। r पर डिपेंड करता है, मास तो पत्थर का फिक्स है, बट I किस पर डिपेंड कर रहा है? r स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, ठीक। लेकिन ये जो बात है ना, ये आधी है, ये पूरी बात नहीं है कि I r स्क्वायर पर डिपेंड करता है। अब और कुछ सोचते हैं और देखो, अगर r उतना ही रखें और मास चेंज कर दें, अगर मान लो मास हमने डबल ले लिया, डबल मास का पत्थर ले लिया, तो यहाँ पे I इक्वल टू mr स्क्वायर में m भी तो है, यानी कि I जो है वो मास पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये तो ही मैथमेटिकल बात, इसको तुम घर में करके भी देख सकते हो, बहुत इजी है। एक धागा लेना मजबूत वाला या रस्सी लेना और उसमें किसी ऑब्जेक्ट को बांध देना, थोड़ा सा ज्यादा मास का ऑब्जेक्ट हो, एकदम हल्का होगा, मान लो तुम कागज की बॉल ले लो तो उसमें हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम नहीं पाएगा, तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है। तो एक थोड़े से ज्यादा मास का बॉडी लेना, उसको धागे में बांधना और घुमा के देखना, तो तुम देखोगे क्या कि अगर r की वैल्यू कम है, अगर r की वैल्यू कम है, ये वाला जो I इक्वल टू mr, r की वैल्यू इस हमारे इस एग्जांपल में क्या होगी? जो रस्सी की लेंथ है वही r होगा, ठीक है। तो अगर r की वैल्यू कम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज है? अभी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से रोटेशनल मोशन को ऑब्जेक्ट अपोज करता है, यानी पत्थर बांध के तुम धागे में घुमाओगे और अगर रस्सी छोटी है तो तुम्हें उसको घुमाना आसान होगा, क्यों? क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो कम अपोज करेगा, ठीक है। और जैसे ही तुम घुमाना रोकोगे वो जल्दी से रुक भी जाएगा। अब उसी के कंपैरिजन में तुम डबल साइज की रस्सी ले लेना, तो क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाने से क्या होगा? अब उस पत्थर को घुमाना डिफिकल्ट होगा, ठीक है। लेकिन जब घूम रहा है तो उसको रोकना और भी ज्यादा, रोकना भी उसी के अकॉर्डिंग डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मोर। समझ में आई बात? और एक चीज देख सकते हैं, इसमें तो सिंगल स्टोन था, अगर मान लो ऐसा होता कि हमने रस्सी तो ली, ओ पॉइंट पे मान लो हमने रस्सी को फिक्स कर दिया, हाथ से पकड़ा हुआ है और ये हमारी रस्सी है, ठीक है। इस रस्सी में अब हमने एक की बजाय मान लो 2-3 पत्थर बांध दिए, एक तो इस एंड पे बांधा, पत्थर नंबर 1 m1 मास है, दूसरा मान लो यहाँ पे हमने बांध दिया, इसका मास है मान लो m2, और एक पत्थर यहाँ बांध दिया, जरूरी नहीं इक्वल डिस्टेंस हो, कहीं पे भी बांध सकते हैं, मान लो ये m3 हो गया। अब हम इस सिस्टम को रोटेट कराएं, अब इस सिस्टम में 3 पत्थर हैं, m1 m2 m3, अब इसे अगर रोटेट कराओगे तो क्या होगा? हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ऑब्वियसली यहाँ से पास होगा। हम अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस सिस्टम को घुमाएं, ये 3 पत्थरों का जो हमने सिस्टम बनाया है, तो ये तो हो जाएगा हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। अब हमने इस पत्थर को, इस सिस्टम को घुमाना शुरू किया हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, तो क्या होगा? सभी पत्थर जो हैं तीनों, वो अपने अपने सर्कुलर पाथ में रोटेट होंगे
ऐसे अपने अपने सर्कुलर पाथ में चलेंगे। ये m3 चल रहा है, मान लो इसका जो डिस्टेंस है एक्सिस और रोटेशन से वो r3 है। फिर m2 वाला वो भी अपने सर्कुलर पाथ पे चलेगा, ये m2 का सर्कुलर पाथ होगा ऐसे, ठीक है, ये m2 का सर्कुलर पाथ हो गया। ये अपने सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, इसके सर्कुलर पाथ का रेडियस मान लो ये है r2 है, ये r2 हो गया, ठीक है। m1 जो है ये अपने सर्कुलर पाथ पे चलेगा ऐसे। तो अगर सिंगल पत्थर था तो उसके लिए हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा mr², लेकिन अगर ऐसे 3 पत्थर मान लो लगे हुए हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे? तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह से लिखा जाएगा। इस सिस्टम का 3 पत्थर वाले सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा? ऐसे I इक्वल टू सिग्मा mr²। सिग्मा mr² का मतलब क्या हुआ? सिग्मा mr² का मतलब हुआ कि mr² की वैल्यू हर पत्थर के लिए अलग अलग निकालो और फिर इसको जोड़ दो। सिग्मा का मतलब क्या होता है? एडिशन, ठीक है। देखो मतलब कि इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? वो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ये होगा, ठीक है। I1 क्या है? पहले वाले पत्थर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m1 r1², दूसरे वाले का m2 r2², तीसरे वाले का m3 r3²। एकदम इजी है, बहुत इजी है। तो I इक्वल टू, अगर सिग्मा नोटेशन में लिखा तो क्या बन जाएगा? सिग्मा mi/ri²। अब i की वैल्यू कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 3 तक। इस केस में अगर हमारे पास बहुत सारे ऐसे ही पत्थर बंधे होते, इमेजिन करो कि बहुत सारे n नंबर ऑफ स्टोन्स बांधे हुए हैं, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? ये तो हमारा हो गया 3 पत्थर वाला। अगर बहुत सारे पत्थर होते, पत्थर ही पत्थर होते, पत्थर की बजाय ये इमेजिन करो कि एक इर्रेगुलर शेप का बॉडी है, ठीक है, एक इर्रेगुलर शेप का बॉडी है, मान लो ऐसे आलू है मान लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने में आलू का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमारे घर में अवेलेबल है और इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाना भी इजी है। कैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाएंगे? आलू में एक झाड़ू की सीख ऐसे आर पार निकाल दो, ठीक है, ये झाड़ू की सीख हमने आर पार निकाल दी आलू में, और ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिखाने में आलू का योगदान हमें समझ में आ रहा है। फिर ये झाड़ू की सीख हमने आर पार निकाल दी, ठीक। तो यही क्या है? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन का काम करेगी। इसके अबाउट आलू को हम रोटेट कराएंगे। तो ये जो बेचारा आलू है हमारा, जिसको हमने सीख घुसा के खराब कर दिया है, इसमें अब घर में डांट पड़े तो बोल देना, देखिए साइंस पढ़ने के लिए इतना तो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एक आलू तो सेक्रीफाइस कर ही सकते हैं। तो ये जो हमारा आलू है ये बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। m1 मास का पार्टिकल मान लो यहाँ है, यहाँ मान लो एक m2 मास का पार्टिकल है, यहाँ पे मान लो एक m3 मास का पार्टिकल है। जरूरी नहीं खाली राइट साइड में हो, इधर भी होंगे। m4 मास का पार्टिकल है, यहाँ मान लो m5 मास का पार्टिकल है। तो ऐसे ही हमारा n नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर ये आलू बना है, या कोई भी सिस्टम हो सकता है। तो हम इसको अब क्या कहेंगे? हम इसको अब कहेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है। हमारा आलू क्या है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। दुकान में जाके मत बोलना 2 किलो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स दे दो, वो सही बात है बट वहां बोलना बेवकूफ़ी होगी। तो अब क्या होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों ओर ये हमारे सारे मास पार्टिकल्स क्या करेंगे? अपने अपने सर्कुलर पाथ पर चलेंगे, ठीक है। ये m1 अपने सर्कुलर पाथ पर चलेगा ऐसे, इसका रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ r1 है मान लो। m2 ऐसे ही अपने सर्कुलर पाथ पर चलेगा, ये m2 का सर्कुलर पाथ हो गया, ठीक है। हम सबका नहीं बनाएंगे, बहुत कंजस्टेड हो जाएगा। ये इसका सर्कुलर पाथ का रेडियस हो गया r2। तो इस पूरे सिस्टम का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखना चाहें तो वो कैसे लिखेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम, थोड़ा सा पेन का थिकनेस बढ़ा लेने से अच्छा रहता, चलो कोई बात नहीं, इसी से काम चलाते हैं। हाँ, तो इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस, या कोई भी, नॉट ओनली दिस, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सिग्मा mi/ri², और i कहां से कहां तक? 1 से लेकर n तक, ठीक है। n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इसलिए 1 से लेकर n तक हमने लिख दिया इसको, ठीक है। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है।
अगर